अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्पोजिशन लेवी। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर कॉम्पोजिशन लेवी में, बी ग्रेडेड चैप्टर है। चलिए एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। एवरीवन ओवर हियर नाउ, चैप्टर नंबर 5 कंपोजिशन लेवी। कभी एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी एक अटेम्प्ट में स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो 5 से 6 मार्क का आ जाता है। चलिए पढ़ते हैं, पहले लिंकिंग ले लेते हैं। हमने स्टार्ट किया सीखना गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई होगा, सप्लाई चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो या सप्लाई चाहे इंट्रास्टेट सप्लाई हो। सर अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, अगर इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए मेरे को एक बार फटाफट यहां तक के सेक्शन बता दीजिए। सर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स सेक्शन नंबर 252 हमने पढ़ा, सर्विसेज सेक्शन नंबर 2102 हमने पढ़ा। सर गुड्स एंड सर्विस हैज टू बी सप्लाइड, सप्लाई का सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 8 ने बताया कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। उसके बाद आया इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। इंट्रास्टेट सप्लाई, सॉरी, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 8 बोलता है ऑफ द आईजीएसटी एक्ट टॉक्स अबाउट इंट्रास्टेट। सेक्शन नंबर 9 टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में बात करता है। 10, 11, 12 एंड 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिनेशन के बारे में। 14 बात करता है ओआईडीआर, 15 बात करता है टूरिस्ट एंड 16 बात करता है जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बार गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गए, इंटरस्टेट हुआ या इंट्रास्टेट हुआ, इंटरस्टेट हुआ तो आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रास्टेट हुआ तो सीजीएसटी लेवी होगा। अगर आईजीएसटी लेवी हो गया, अगर आईजीएसटी लेवी हो गया तो सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी का लेवी सेक्शन है एंड सीजीएसटी का लेवी सेक्शन नंबर 9 है। अब सुनिए, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को बोला सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, इनपुट को आउटपुट के साथ सेट ऑफ करना और फिर रिमेनिंग आपको पे करना, सर बहुत हेडेक है, बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, हम है छोटे पर्सन, हमें कोई सिंपल स्कीम दे दीजिए। एंड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 10। आ जाइए कॉम्पोजिशन लेवी। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि आप स्मॉल ट्रेडर हो, स्मॉल मैन्युफैक्चरर हो या स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हो। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस है, 50 लाख आप मत काटिएगा कुछ भी चार्ट बुक में जब तक मैं नहीं बोलूं, ठीक है सर। अगर आपका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ और 75 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। सर ये 1.5 करोड़ और 75 लाख कैसे देखेंगे, किस पर्सन के लिए 1.5 है, किसके लिए 75 है? मैंने यहां लिख दिया है, अगर आप हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैंटस, सुन लीजिए यहां पे सर मैंटस क्या होता है, MANTUS। अगर आप हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, अगर आप हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम, अगर आप हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर, तो सर आपके लिए टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल होगा 75 लाख रुपीस का, ठीक है सर। अगर मैं हूं अरुणाचल प्रदेश से, अगर मैं हूं नागालैंड से, सर फिर कौन है, त्रिपुरा, यू फॉर उत्तराखंड, एस फॉर सिक्किम। अगर आप इन स्टेट से हो तो आपके लिए टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल रहेगा 75 लाख रुपीस, ठीक है सर। अगर आप हो HOJA से, H फॉर हिमाचल प्रदेश, O फॉर अदर स्टेट्स, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड A फॉर असम, तो आपके लिए लिमिट एप्लीकेबल रहेगा 1.5 CR। सर समझ लीजिए अंडर माय पैन मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया असम में भी और मैंने रजिस्ट्रेशन अरुणाचल में भी ले लिया। याद रखिएगा लोअर लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए, 75 लाख रुपीस का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली इन स्टेट्स में हो तो सर 75 लाख रुपीस लिमिट है, अगर आप इन स्टेट्स में हो तो 1.5 करोड़ का लिमिट है। तो सर अगर मेरा टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। याद रखिएगा जनरली तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट इनकम आता है, लेकिन जब आप एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन की आप एलिजिबल इन द करंट ईयर हो या नहीं, जब लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हो तो बेटा उससे इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब
अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 75 लाख और 1.5 करोड़ था तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर मैं एलिजिबल हूं कि अप टू ए टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़, और बाबा आप कुछ मत काटिएगा जब तक मैं नहीं बोलूं, ठीक है सर। अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा। सर क्या ऑप्शन मिलेगा? आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ले सकते हो कंपोजिशन स्कीम। ध्यान रखिएगा, अगर समझ लीजिए आपके 3 शॉप्स है 3 स्टेट में, एक के लिए अगर कंपोजिशन ले रहे हो सारे अंडर कंपोजिशन आ जाएगा। सर अगर एक डिसअलाउड हो गए अंडर कॉम्पोजिशन तो सारे शॉप्स डिसअलाउड हो जाएंगे अंडर कॉम्पोजिशन। याद रखिएगा, आना है तो साथ आना, जाना है तो साथ जाना। गवर्नमेंट बोल रहा है अगर आ रहे हो तो पैन वाइज ऑल इंडिया साथ आना, अगर जा रहे हो कॉम्पोजिशन से बाहर या इनएलिजिबल हो गए तो सारे शॉप्स इनएलिजिबल हो जाएंगे एक साथ, ठीक है सर। अब यहां पे सर एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन पर्सन एलिजिबल होता है? गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन नंबर 10(1) में एलिजिबल है एक मैन्युफैक्चरर, एलिजिबल है एक ट्रेडर, एलिजिबल है एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या चाहे मैं ट्रेडर हूं, चाहे मैं रेस्टोरेंट या केटरिंग का सर्विसेज देता हूं, तो सर मैं एलिजिबल हूं अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो पहला देखा जाएगा कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस आपको एक ऑप्शन है, या तो नॉर्मल लेवी ले लीजिए या कंपोजिशन लेवी आप ले सकते हो। सर अगर मैंने कंपोजिशन लेवी ले लिया तो सर जितने भी शॉप्स हैं आपके सारे अंडर कंपोजिशन पैन वाइज, मतलब जितने भी स्टोर्स आपके हैं सारे अंडर कंपोजिशन आ जाएंगे। सर इसमें एलिजिबल कौन कौन होता है? इसमें एलिजिबल होता है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट। मैन्युफैक्चरर सर अपने टर्नओवर का कितना जीएसटी पे करेगा एज कंपोजिशन डीलर? गवर्नमेंट ने बोला बेटा सिंपल, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी देना 0.5% ऑफ योर टर्नओवर एंड 0.5% ऑफ योर टर्नओवर एसजीएसटी दे देना। ट्रेडर अगर है, ट्रेडर का केस में ध्यान रखिएगा, जब यहां मैन्युफैक्चरर के लिए मैंने टर्नओवर बोला तो टर्नओवर टैक्सेबल टर्नओवर चाहे एग्जाम टर्नओवर दोनों आ जाएंगे, लेकिन अगर हम ट्रेडर का बात करें जो टैक्सेबल टर्नओवर जिसपे जीएसटी रेट है फॉर एन एग्जांपल 12%, 18%, 5%, उसी पे इसको जिस पे जो टैक्सेबल है उसी पे इसको 1% देना है उसके टर्नओवर पे। जो एग्जाम सप्लाईज है उस पे 1% देने की जरूरत नहीं है अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है? 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है सर। अगर रेस्टोरेंट है 2.5 ऑफ द टर्नओवर देगा, 2.5 ऑफ द टर्नओवर देगा। खाली ट्रेडर के केस में बोला गया है जो एग्जाम टर्नओवर होता है उस पे आपको 1% देने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। ये आपका ओन ऑब्लिगेशन रहेगा, आप किसी कस्टमर से कलेक्ट करके ये 1% गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है? अब सुनिए मेरा बात, अगर आप एलिजिबल पर्सन हो तो आप ही ने बोला ना आप स्मॉल पर्सन हो आपको आईटीसी नहीं लेना है, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप परचेज कर रहे हो एक रजिस्टर्ड पर्सन से वो जीएसटी चार्ज करेगा लेकिन आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ लीजिए आपने जीटीए के सर्विसेज ले लिए, समझ लीजिए आपने कोई एडवोकेट की सर्विसेज ले ली और आप कंपोजिशन पर्सन हो, तो गवर्नमेंट ने सिंपल बोला कि सर सेक्शन नंबर 93 या 94 वाले सप्लाईज अगर लिए हैं तो सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और आपको रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल रेट पे जीएसटी देना पड़ेगा। 1%, 5% नहीं चलेगा। जीटीए पे अगर 5% है 5% देना पड़ेगा, एडवोकेट सर्विसेज पे 18% है तो 18% रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है? अब जब आप सेल कर रहे हो, क्योंकि आपको जीएसटी आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं दोगे, आप दोगे बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई अगर दोगे तो आपके जो बायर्स हैं वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है? मैंने आपको क्या बोला यहां पे? मैंने आपको इतना ही बोला कि अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपीस है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम, तो सर इन द करंट ईयर आप एलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए और आप ऑप्ट करते हो तो पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पे ऑप्ट करना है। सारे जितने एस्टेब्लिशमेंट अंडर योर रजिस्ट्रेशन है वो सारे आ जाएंगे अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल कौन कौन है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट, एमटीआर, ठीक है सर। इनपुट नहीं मिलेगा। अगर रिवर्स चार्ज की सप्लाई ली है तो एट एप्लीकेबल रेट जीएसटी देना पड़ेगा। आउटपुट पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर 0.5, ट्रेडर 0.5, 0.5, रेस्टोरेंट 2.5, 2.5 आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट देगा। इट इज देयर ओन ऑब्लिगेशन, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इन एलिजिबल कौन कौन पर्सन हो गए आपको ध्यान रखना है। इन एलिजिबल होते हैं MINES, एम फॉर मैन्युफैक्चरर। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो किसके सर? PAIT के, पान मसाला, एरेटेड वाटर, बाबा कार्बोनाइज वाटर जो एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं। आई फॉर आइसक्रीम, टी फॉर टोबैको,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ PAIT हो, सर PAIT, मैन्युफैक्चरर्स आर इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन, ट्रेडर्स एलिजिबल होते हैं, इनएलिजिबल कौन है? मैन्युफैक्चरर ऑफ PAIT। ठीक है सर। I फॉर इंटरस्टेट, अगर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विस का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। N फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज, अगर आप सप्लाई कर रहे हो इनएलिजिबल हो गए, नॉन टैक्सेबल, चाहे गुड्स सप्लाई कर रहे हो चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद बोला गया है सर N फॉर NRTP और CTP, ये भी इनएलिजिबल होते हैं। E फॉर पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका TCS डिडक्ट करेगा अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका TCS काटने वाला है तो आप इनएलिजिबल हो गए अंडर कंपोजिशन स्कीम। S फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स भी इनएलिजिबल हो गए, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, क्योंकि रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाले को अलाउ किया गया है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है सर। और एक बात इन्होंने बोला, अगर आप थोड़ी थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या रेस्टोरेंट हो, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट, और आप थोड़ी थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर थोड़ी थोड़ी मार्जिनल सर्विसेज कितनी अलाउड है? ये बोल रहे हैं प्रोवाइडिंग अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। सर्विस प्रोवाइडर्स ओनली रेस्टोरेंट एंड केटरिंग वाले अलाउड हैं, ऑल अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आर इनएलिजिबल। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट वाले हो तो आप कुछ कुछ सर्विसेज अगर दे रहे हो विच इज 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो बाबा आप एलिजिबल रहोगे अंडर कंपोजिशन, यही बोला गया है। ठीक है सर। आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, क्या इनवर्ड सप्लाई ले सकता हूं? बाबा इनवर्ड परचेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल जब करोगे सेल अलाउड नहीं है इंटरस्टेट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपका टर्नओवर इन द लास्ट ईयर 1.5 करोड़ 75 लाख रुपीस है तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर कंपोजिशन ऑप्ट किया तो पैन वाइज ऑल इंडिया ऑप्ट करना पड़ेगा। एलिजिबल पीपल MTR है, इनएलिजिबल MINES है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए यहां पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको कुछ कुछ सर्विसेज अलाउड है। समझ लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है ऑफ टेलीविजन, अब क्या वो अगर कोई वारंटी का टेलीविजन आ गया और उसका सर्विस करके दे दिया, क्या वो इनएलिजिबल हो जाएगा? गवर्नमेंट ने बोला बेटा कुछ कुछ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। कितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो? गवर्नमेंट ने बोला लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। मैं आपको बताता हूं, MTR अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज up to 10% of the turnover in the state or UT excluding interest or discount in the preceding financial year और 5 लाख whichever is higher। मैं आपको पूछता हूं, समझ लीजिए मेरा preceding financial year है, ये preceding financial year में मेरा दिल्ली में टर्नओवर था 50 लाख रुपीस। कैन यू टेल मी करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं 60 लाख रुपीस, मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं? सर दिल्ली का अगर टर्नओवर लास्ट ईयर का था 60 लाख रुपीस, करंट ईयर आप दिल्ली में 10% ऑफ 60 लाख जो होता है 6 लाख और 5 लाख विचएवर इज हायर, मतलब 6 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए लास्ट ईयर दिल्ली का मेरा टर्नओवर था, और एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए मेरा लास्ट ईयर टर्नओवर इन दिल्ली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेरा दिल्ली का टर्नओवर था 60 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट इनकम था मेरा 10 लाख रुपीस का। ठीक है सर, उसके अलावा मेरा असम में टर्नओवर था 60 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट इनकम था 20 लाख रुपीस का। मेरा क्वेश्चन आपसे पहली बात यह है कि लास्ट ईयर का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्या हुआ? अगर मैं देख रहा हूं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या मैं एलिजिबल हूं, तो लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या लिया जाएगा? अगर मैं बोलूं कि क्या मैं एलिजिबल हूं, जब एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आप लास्ट ईयर का टर्नओवर देखोगे, लास्ट ईयर के टर्नओवर से आपको एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट इनकम। तो सर अगर मैं लास्ट ईयर के टर्नओवर से इंटरेस्ट इनकम एक्सक्लूड कर देता हूं तो मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर हो गया 60 एंड 60 1,20,000 1,20,000। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं एलिजिबल हूं फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? जल्दी 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 बताइए। यस सर, आप एलिजिबल हो क्योंकि लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट इनकम जो होता है उसको हमेशा एक्सक्लूड कर दीजिएगा। तो आपका इनकम हो गया टोटल, लास्ट ईयर का इनकम हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपीस एंड हेंस करंट फाइनेंशियल में आप एलिजिबल हो गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल हो गए तो आप
कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कितनी सर्विसेज, जो 10% सर्विसेज है वो कितनी होती है, 60 लाख का 10% मतलब हो गया 6 लाख रुपीज और 5 लाख विच इज हायर, 6 लाख की सर्विसेज आप दिल्ली में प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है सर। और 6 लाख का 10% हो गया 60 लाख का 10% हो गया 6 लाख और 5 लाख मतलब 6 लाख की सर्विसेज आप असम में प्रोवाइड कर सकते हो। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% आप प्रोवाइड कर सकते हो, 10% आप प्रोवाइड करोगे दिल्ली में, दिल्ली में आप 6 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और आसाम में भी इसका 10% मतलब 6 लाख और 5 लाख विच इज हायर, 6 लाख की सर्विसेज आसाम में भी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब टोटल सर्विसेज इस साल में आप प्रोवाइड कर सकते हो 12 लाख की। ध्यान रखिएगा बाबा, सर ये जो 10% है 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट देखा जाएगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यही बोला गया है, देखिए यहां पे MTR allowed to supply services up to 10% of the turnover in state excluding interest, मतलब इंटरेस्ट इनकम को एक्सक्लूड करके आपको 10% कैलकुलेट करना है। अब सुन लीजिए, आपने 6 लाख बोला, अब मैं आपको पूछता हूं अगर मेरा 6 लाख की सर्विसेज मैं इस साल प्रोवाइड कर सकता हूं, 6 लाख की अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं तो 6 लाख में अगर मेरा इस साल कोई इंटरेस्ट इनकम है तो क्या वो भी 6 लाख में इंक्लूड हो गया? नहीं बाबा, ये प्योरली सर्विसेज की बात कर रहा है, ये इंटरेस्ट इनकम की बात नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट को हटा दीजिएगा, इंटरेस्ट इनकम यहां भी इंक्लूड मत कीजिएगा, इंटरेस्ट ये 6 लाख में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आफ्टर कैलकुलेटिंग 10% ऑफ 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, एक्सक्लूड इंटरेस्ट और डिस्काउंट इन द करंट ईयर। करंट ईयर में अगर कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को 6 लाख में इंक्लूड मत कीजिएगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए आगे। उसके बाद अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो तो सर क्या क्या रिटर्न लगाने पड़ते हैं? सर अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। क्या हो गया? हमेशा याद रखिएगा जीएसटी में क्वार्टर फिक्स्ड होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 4 क्वार्टर है। 4 क्वार्टर के लिए बोला गया है फर्स्ट क्वार्टर में जो भी टर्नओवर हुआ उसका आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है टैक्स का, और आपको फाइल करना पड़ेगा CMP 08 एक इंटीमेशन, ठीक है सर। अगर आपका सेकेंड क्वार्टर में जो भी टर्नओवर है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का जो 1%, 1%, 5% है, और प्लस आपको एक इंटीमेशन CMP 08 में देना पड़ेगा, ठीक है सर। थर्ड क्वार्टर का जो भी टर्नओवर होगा उसका पेमेंट कीजिएगा बाय 18th, यही 18th है, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है सर, ठीक है सर। और पेमेंट करते ही आप CMP 08 में एक इंटीमेशन दे दीजिएगा। फोर्थ क्वार्टर का पेमेंट कीजिएगा बाय 18th, सर 18th क्या हो गया, 18th ऑफ अप्रैल हो गया। एक बार फाइल करोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद CMP 08 फाइल कर देना। अब ये पूरे साल के लिए गवर्नमेंट ने बोला है आपको एक ही रिटर्न लगाना है, पूरे साल का, पूरे साल का एक GSTR 4 लगाना है। बाय 30th अप्रैल आपको एक GSTR 4 लगाना है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और सुनिए, ये पूरे साल के लिए एक एनुअल रिटर्न भी जाएगा बाय 31 दिसंबर, आपको देना है GSTR 9A। याद रखिएगा कौन से रिटर्न्स वगैरह लगेंगे बाय कॉम्पोजिशन डीलर। क्वार्टर खत्म होने के बाद CMP 08 पेमेंट करने के बाद इंटीमेशन देना है यूजिंग CMP 08। पूरे साल के लिए एक GSTR 4 फाइल करना है बाय 30th ऑफ अप्रैल, एंड पूरे साल के लिए एक एनुअल रिटर्न GSTR 9A भी फाइल करना है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए, पेमेंट quarterly by 18th CMP 08, return GSTR 4 annually and annual return GSTR 9A by 31st of December। आपको अपने बिल में लिखना है हमेशा कि मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं एंड आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन माई सप्लाई, ताकि जो भी आपसे खरीदे उसको समझ में आ जाए कि हाँ बेटा इसने टैक्स चार्ज नहीं किया है और मेरे को कोई ITC नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अपना जो शॉप का नोटिस बोर्ड है या जो साइन बोर्ड है जो आपके प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में लगा हुआ है उसमें क्लियरली लिख दीजिएगा कि आप हो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है सर। अब सर समझ लीजिए मेरे को कॉम्पोजिशन में आना है, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 लाख और 75 लाख रुपीस है, मेरे को कॉम्पोजिशन में आना है। ध्यान रखिएगा अगर आप न्यूली कॉम्पोजिशन में आ रहे हो, मतलब आप नया नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो सर जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो टैक्सेबल पर्सन ऑब्टेनिंग ए न्यू रजिस्ट्रेशन, जब आप GST REG 01 का पार्ट भी फिल कर रहे हो उसमें बस टिक कर दीजिएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए एज कॉम्पोजिशन डीलर, और आपका रजिस्ट्रेशन एज कॉम्पोजिशन डीलर ही आएगा, ठीक है सर। लेकिन सर अगर मैं स्विच कर रहा हूं, मतलब सर पहले मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में था, पहले मैं था लास्ट ईयर में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में था, तो याद रखिएगा बाय ईयर एंड,
बाय ईयर एंड आपको ऑनलाइन जाके एक CMP02 फॉर्म फाइल कर देना है और बोलना है कि सर मेरे को स्विच करना है कॉम्पोजिशन में, और नए साल से आपका रजिस्ट्रेशन स्विच हो जाएगा कॉम्पोजिशन में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मेरे को ऑनलाइन जाके एक CMP02 बाय ईयर एंड फाइल कर देना है और ईयर स्टार्टिंग से आप अंडर कॉम्पोजिशन आ जाओगे। लेकिन सुनिए, आप जब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में थे तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था इनपुट एंड कैपिटल गुड्स में। यस सर, जो आपके स्टॉक में अभी पड़ा हुआ है ईयर एंड पे। गवर्नमेंट ने बोला सर जैसे ही नया साल चालू होगा अंडर कॉम्पोजिशन तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, लेकिन आपने तो इन आइटम्स पे ऑलरेडी आईटीसी ले लिया है, तो सर एक काम करना, आपको जो भी आईटीसी लिया है उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। इनपुट एंड कैपिटल गुड्स पे जो भी आईटीसी ले लिया है उनका रिवर्सल करना पड़ेगा। एंड जैसे ईयर स्टार्टिंग हुआ उसके 60 डेज के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा जीएसटी आईटीसी 03। आईटीसी 03 में बताना पड़ेगा कितना इनपुट एंड कैपिटल गुड्स था जिन पे आपको रिवर्सल करना है। सर क्या बोला आपने, अगर मैं पहले नॉर्मल पर्सन था अब मेरे को स्विच करना है टू कॉम्पोजिशन स्कीम, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जाके फाइल करना पड़ेगा जीएसटी CMP02, और जो भी टैक्सेस आपने अपने इनपुट एंड कैपिटल गुड्स पे लिए हैं अंडर नॉर्मल, आप जब नॉर्मल पर्सन थे आपने ले लिया था, अब आप कॉम्पोजिशन में आ गए तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा जितना क्रेडिट लिया है बाय यूजिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 03। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इधर एप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 18(4) रेड विथ रूल नंबर 44, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए नीचे, मैंने यहां लिखा है आपको इंटीमेशन CMP02 हर साल देने की जरूरत नहीं है, एक बार जब कॉम्पोजिशन में जा रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एवरी ईयर टू कंटिन्यू अंडर कॉम्पोजिशन। एक बार जब स्विच करोगे नॉर्मल पर्सन टू कॉम्पोजिशन, ये इंटीमेशन CMP02 फाइल कर दीजिएगा। एक फाइल करोगे सारे स्टेट्स के लिए फाइल हो गया मान लिया जाएगा। एक स्टेट से CMP02 लगाना, सारे स्टेट से CMP02 फाइल हो गया मान लिया जाएगा। आपको हर स्टेट से CMP02 फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर नॉर्मल पर्सन से कॉम्पोजिशन पर्सन में जा रहे हो। यहां मैंने ये पॉइंट लिख दिया है, वन इंटीमेशन पैन वाइज इज रिक्वायर्ड नॉट स्टेट वाइज। हर स्टेट में CMP02 फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए, जब भी आप देख रहे हो कि आप करंट ईयर में एलिजिबल हो या नहीं, तो आप सर क्या देखते हो, लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो। ठीक है सर, जब आप देख रहे हो कि इस साल आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए आप एग्रीगेट टर्नओवर वाइज पेमेंट करते हो या सर टर्नओवर की पेमेंट करते हो। फॉर एन एग्जांपल, सर मेरे को करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर देखना है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, तो आपको लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर मेरे को देखना है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो लास्ट ईयर का देखना पड़ेगा क्या, एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है सर, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करना है, समझ लीजिए मैं हूं इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, मैं हूं इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, तो सर कर्नाटका टर्नओवर 10 लाख रुपीस है, दिल्ली का टर्नओवर 5 लाख है, तो क्या आप पेमेंट एग्रीगेट टर्नओवर वाइज करते हो या टर्नओवर वाइज? सर दिल्ली का पेमेंट दिल्ली में करूंगा, कर्नाटका का पेमेंट कर्नाटका में करूंगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं 0.5% CGST पे करूंगा, 0.5% दिल्ली SGST पे करूंगा। यहां 0.5% नॉट दिल्ली, ये कर्नाटका होगा। ठीक है, यहां दिल्ली SGST पे करूंगा और 0.5% मैं पे करूंगा CGST। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा जब पेमेंट करना होता है तो आप टर्नओवर के बेसिस पे पेमेंट करते हो, लेकिन जब एलिजिबिलिटी चेक करते हो तो लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। पेमेंट स्टेट वाइज करना है टर्नओवर। सर कंप्लायंसेस जो होते हैं, रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स वगैरह, वो भी स्टेट वाइज ही मेंटेन करने हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ऑल इंडिया बेसिस पे आप मेंटेन नहीं करोगे रिकॉर्ड्स, ऑल इंडिया बेसिस पे रिटर्न नहीं लगाओगे। अगर 5 स्टेट में रजिस्टर्ड हो, 5 स्टेट में पेमेंट कीजिए, 5 स्टेट में रिटर्न लगाइए, 5 स्टेट में जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन कीजिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स पेएबल, समझ लीजिए ये मेरा पहला साल है। यहां पहले साल में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब समझ लीजिए 30 जून को मेरा टर्नओवर यहां तक 40 लाख रुपीस है। ठीक है सर, तो मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। यहां मेरा बेसिकली टैक्सेबल सप्लाईज का टर्नओवर 40 लाख है, यहां टैक्सेबल सप्लाईज का टर्नओवर 60 लाख रुपीस है। ये है 2019-20। यहां इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, थोड़ा क्लीन तरीके से लिखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, यहां टैक्सेबल सप्लाईज है 40 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख रुपीस का। यहां टैक्सेबल सप्लाईज है 60 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट इनकम है
20 लाख रुपीस का। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर आपको टैक्स पे करना है इन द ईयर 1920 तो किस अमाउंट पे टैक्स पे करोगे? क्योंकि आप 30 जून तक 30 जून तक सिर्फ 40 लाख रुपीस आपका टर्नओवर था, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप जब पेमेंट करोगे तो आप क्या अमाउंट को इंक्लूड करोगे? सर, आपको पेमेंट करना है ओनली ऑन द टर्नओवर विच इज 60 लाख रुपीस। आप 1 अप्रैल से लेके जब तक आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जब तक आप लायबल नहीं हुए, उस टर्नओवर को एक्सक्लूड कर दोगे। तो आपको ये टर्नओवर को एक्सक्लूड करना है। सेकेंडली, आपको इंटरेस्ट के टर्नओवर को एक्सक्लूड करना है जब भी आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो। याद रखिएगा, देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स पेएबल, जब आप टर्नओवर ले रहे हो हमेशा एक्सक्लूड कीजिएगा 1 अप्रैल अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। सर, 1 अप्रैल को मैं स्टार्ट किया बिजनेस, 30 जून तक मेरा सिर्फ 40 लाख का टर्नओवर था, उसको आप एक्सक्लूड कर देना। एंड ऑल्सो एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो बेटा इसको और इसको एक्सक्लूड करने के बाद आपको टैक्स से पे करना है 60 लाख रुपीस पे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अब समझ लीजिए 2021 में मैं जानना चाहता हूं कि सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या था, टू चेक एलिजिबिलिटी, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो मेरे को एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। क्या आप मुझे बोल सकते हो लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या था? अगर मैं जानना चाहता हूं कि करंट ईयर में मैं कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या देखा जाए, क्या बोला जाएगा? किसको लास्ट ईयर का टर्नओवर बोला जाएगा? सर, लास्ट ईयर का टर्नओवर होगा 40 लाख एंड 60 लाख। लास्ट ईयर का टर्नओवर होगा 1 करोड़ रुपीस एंड हेंस यू आर एलिजिबल। क्या बोला मैंने? सर, जब आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखते हो तो आपको 1 अप्रैल से लेके यहां तक प्लस ये पूरा ईयर का टर्नओवर देखना है, बस इंटरेस्ट इनकम को एक्सक्लूड कर देना है। यही बोला गया है फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। यहां बोला जा रहा है एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल का टर्नओवर, प्लस एग्रीगेट टर्नओवर से आपको एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट और डिस्काउंट। मतलब जब आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो लास्ट ईयर का ये टर्नओवर प्लस ये टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर ले लेना, एक्सक्लूड कर देना इंटरेस्ट और डिस्काउंट को। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर, हम ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आ जाइए। अब कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को बोला, सर अगर हम सेक्शन नंबर 10(1) में एमटीआर नहीं है, एमटीआर में एलिजिबल नहीं है, समझ लीजिए हमारा 10% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा सर्विसेज हमने प्रोवाइड कर दी, एमटीआर में एलिजिबल नहीं है। सर, हम गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का सप्लाई करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सर मेरा एक समझ लीजिए इंटीरियर डेकोरेशन का फॉर्म भी है और मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला आपको सेक्शन नंबर 10(1) या अगर सेक्शन नंबर 10(2) में आप इनएलिजिबल हो गए, मतलब आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट में इनएलिजिबल हो, या आप सेक्शन नंबर 10(2) में इनएलिजिबल हो, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक सेक्शन नंबर 10(2)(a) का ऑप्शन दे दिया। लेकिन सेक्शन नंबर 10(2)(a) का ऑप्शन तभी आपको अवेलेबल है जब आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीस था। सर, किस स्टेट से 50 लाख? अरे कोई भी स्टेट के लिए 50 लाख का टर्नओवर ही एप्लीकेबल है, चाहे आप मेंटस में हो चाहे आप भोजा में हो। तो अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन टू रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, अगर आपका टर्नओवर इन द लास्ट ईयर अप टू 50 लाख था, तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आप एलिजिबल हो, सेक्शन नंबर 10(2)(a) के शरण में आ जाइएगा। वो आपको हेल्प करेगा और आपको कंपोजिशन स्कीम दे देगा। तो यहां बोला गया है अगर आप इनएलिजिबल अंडर सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) है, प्लस आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीस है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन नंबर 10(2)(a) का बेनिफिट ले सकते हो। जीएसटी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, बेसिकली 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। और टर्नओवर से हमेशा जब 3% एंड 3% पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। सर, क्या कंडीशन है? आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख होना चाहिए एंड आप इनएलिजिबल हो अंडर सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2), तभी आप सेक्शन नंबर 10(2)(a) में आ सकते हो। सर, हु आर द पीपल हु आर इनएलिजिबल? ध्यान रखिएगा, अगर आप MINE हो, मैन्युफैक्चरर ऑफ PAIT, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर, नॉन टैक्सेबल गुड्स के सप्लायर या NRTP CTP, या आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज गोइंग टू गो अहेड एंड डिडक्ट TCS, तो आप इनएलिजिबल हो गए, अंडर सेक्शन नंबर
10(2)(a) यही बोला गया है। नॉन मैन्युफैक्चरर ऑफ पीआईटी सर, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर, नॉन टैक्सेबल गुड्स के सप्लायर, एनआरटीपी एंड सीटीपी, एंड पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स जो टीसीएस काटने वाला है वो इनएलिजिबल है फॉर सेक्शन नंबर 10(2)(a) ऑल्सो। सर सर्विस प्रोवाइडर क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा, ये स्कीम स्पेसिफिकली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, इसलिए यहां पे नहीं लिखा कि अगर सेक्शन नंबर 10(2)(a) में आना है तो सर्विस प्रोवाइडर इनएलिजिबल है। ये पॉइंट यहां नहीं लिखा है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए हमने क्या पढ़ा। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ 75 लाख रुपीस है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, आप एलिजिबल हो गए टू गो फॉर कंपोजिशन। अगर आप कंपोजिशन के लिए जा रहे हो तो पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस साथ में आना है, साथ में जाना है। ठीक है सर, अगर आप आ रहे हो तो आप एलिजिबल है MTR, अगर इनएलिजिबिलिटी देखोगे तो MINES। सर अगर 10(1) और 10(2) में इनएलिजिबल हो गया तो सेक्शन नंबर 10(2)(a) के शरण में आ जाना। वो बोलता है 3% प्लस 3% देना और कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए यहां पे सर, समझ लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं कंपोजिशन स्कीम कैरी आउट कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया, या मैं वॉलंटरीली विड्रॉ करना चाहता हूं, या सर मैंने कोई कंडीशन वायलेट कर दिया, तो गवर्नमेंट बोला बेटा नेक्स्ट डे से आप हो गए नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, अब आईटीसी लीजिए और टैक्स इनवॉइस इशू कीजिए। प्लस जिस दिन आपका इवेंट हुआ कि आप इनएलिजिबल हो गए, विद इन 7 डेज आपको फाइल करना है CMP 04 सुओ मोटो ऑन योर ओन। ऑनलाइन जाइएगा, CMP 04 फाइल कर दीजिएगा। अगर सेल्फ विड्रॉल कर रहे हो तो आप जानते हो कि आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो सर विड्रॉवल से बिफोर द डेट ऑफ सच विड्रॉल आपको CMP 04 फाइल कर देना है। अब सुनिए सर, मैं था अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मैं था अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब समझ लीजिए अब मैं नॉर्मल पर्सन बन गया, तो जो भी इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स है उस पे तो मैंने आईटीसी नहीं लिया था। यस सर, आईटीसी नहीं लिया था। अब आप कॉम्पोजिशन नॉर्मल पर्सन बन गए, तो जो भी इनपुट्स रिमेनिंग है ऑन दिस डेट जो भी इनपुट्स रिमेनिंग है या कैपिटल गुड्स रिमेनिंग है 1 डे बिफोर, उन पे एक काम करना। अब आप नॉर्मल पर्सन बन गए ना आज से, तो उन पे एक काम करना, जो भी क्लोजिंग स्टॉक था 1 डे बिफोर का, उसका इनपुट्स पे जो भी आईटीसी था वो ले लेना, और कैपिटल गुड्स का जो भी आईटीसी है वो ले लीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको फाइल करना पड़ेगा ITC 01 विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। जब लेना है तो विद इन द नेक्स्ट 30 डेज ITC 01 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, ITC 01 डिटेल्स ऑफ इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ऑप्शन इज विड्रॉन। या समझ लीजिए ऑफिसर ने आपको पकड़ा, ऑफिसर ने आपको एक शोकॉज नोटिस दिया और बोला बेटा तू तो इनएलिजिबल था, और ऑफिसर ने आपको क्या किया, डिनाई कर दिया कंपोजिशन। तो सर विद इन द 30 डेज ऑफ द डिनायल ऑर्डर पास बाय द ऑफिसर आपको ITC 01 फाइल करना है। एक बार बोल देता हूं, सुन लीजिए सर, मैं अगर नॉर्मल पर्सन था, अब कंपोजिशन में जा रहा हूं, तो क्या करना है, CMP 02 फाइल करना प्लस ITC 03 फाइल करना पड़ेगा 60 डेज में। ठीक है सर, अगर कंपोजिशन से आप नॉर्मल पर्सन में जा रहा हूं तो सर यहां पे CMP 04 फाइल करना पड़ेगा एंड ITC 01 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मेरा बात, समझ लीजिए ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया कि सर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर कंपोजिशन, या आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, आप एलिजिबल थे ही नहीं और आपने कंपोजिशन ले लिया है। अगर ऑफिसर को पता चल गया तो ऑफिसर आपको इशू करेगा CMP 05 जो एक शोकॉज नोटिस होता है, आपको रिप्लाई करना है इन 15 डेज इन CMP 06। आप एक बार रिप्लाई कर देंगे, उसके बाद वो या तो आपको अलाउ कर देगा, अलाउ कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसने आपको डिनाई कर दिया कंपोजिशन तो बेटा गए, कंपोजिशन से बाहर निकल जाइए, ITC 01 फाइल कर दीजिए। प्लस आपने जो इतने दिन कंपोजिशन स्कीम लिया, आप एलिजिबल नहीं थे कंपोजिशन स्कीम के लिए, सिर्फ 1% GST दिया, आपके गुड्स पे 18% एप्लीकेबल है, जो डिफरेंशियल GST है वो आपसे रिकवर कर लेगा। उसके लिए फॉलो करेगा सेक्शन नंबर 73 एंड 74 डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर, यहां एप्लीकेबल हो जाता है। बेसिकली डिमांड ऑर्डर देगा, डिमांड ऑर्डर आपको 3 महीने में पे करना है, पे नहीं करोगे तो रिकवरी करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैंने बस नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम का डिफरेंस लिखा है जस्ट फॉर योर नॉलेज। बी ग्रेडेड चैप्टर है, सेक्शन नंबर 10(1) ध्यान में रखिएगा, सेक्शन नंबर 10(2) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 10(2)(a) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां जो मैंने ये छोटा सा MTR वाला पॉइंट लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जो फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स पेएबल वाला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल का मैंने पॉइंट बताया कि कितना टर्नओवर लिमिट किस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, वो भी ध्यान रखिएगा। बी ग्रेडेड चैप्टर है, कोई एक सेशन में 3 मार्क के लिए आता है, कोई एक सेशन में 6 मार्क के लिए आता है, कोई सेशन में नहीं भी आ सकता है एग्जाम में, लेकिन करके जाइएगा। राइट एवरीवन, अब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। इमीडिएटली क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर द क्लास सॉल्व कीजिएगा, ताकि
आपके दिमाग में पूरा चैप्टर अच्छे से बैठ जाए. राइट एवरीवन, आई गो अहेड एंड स्टॉप माय डिस्कशन ओवर हियर ऑन कॉम्पोजिशन लेवी.